नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, जो मैट्रिमोनियल केस होते हैं जिसमें एक पत्नी अपने पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे लगाती है, तो इन मुकदमों में जो पति के लिए सबसे ज्यादा परेशानी उत्पन्न करने वाला मुकदमा होता है वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस होता है। अब देखिए, जो मेंटेनेंस का मैं बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ा परेशानी उत्पन्न करने का कारण होता है। वो क्यों होता है कि 498A का डीवी एक्ट का जो मुकदमा होता है, इसमें तो जब पति के ऊपर ये मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो तारीखें चलने लगती हैं। पति कोर्ट में जाता है, तारीखें लगती हैं और मुकदमा ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जो मेंटेनेंस का केस होता है उसमें जब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है उसके बाद प्रति माह पति को अपनी पत्नी को भरण पोषण देना ही पड़ जाता है। तो इस वजह से मेंटेनेंस का जो मुकदमा होता है वो पति के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनाता है। और मेंटेनेंस के मुकदमे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण को लेकर आती है। पत्नी अगर गलत है, एडल्ट्री में है या फिर क्रुएल्टी कर रही है या फिर कोई ऐसा कारण है जिससे वो पति से मेंटेनेंस नहीं पा सकती है, मेंटेनेंस केस उसने किया है वो लास्ट में खारिज हो जाएगा। लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस ऐसा चीज होता है जिसमें जब तक केस चल रहा है तब तक तो पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये जो किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए केस किया है और उसमें इंटरिम मेंटेनेंस के लिए उसने प्रार्थना पत्र दिया है तो किस प्रकार से आपको उस पर आपत्ति लगाना है, अपना ऑब्जेक्शन देना है, जिससे कि आप इंटरिम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा सके और पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस देने से बच सकें। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस किताब के बारे में बता देता हूं। तो जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अब जैसा इस किताब का नाम ही है उससे आप समझ सकते हैं कि इस किताब का क्या उद्देश्य है, क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, ये जो किताब है जो मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उसमें जो पति होते हैं, पति के लिए एक लीगल गाइड के समान है। अब इसमें आपको 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट या फिर ऐसे जो भी मुकदमे होती हैं उनसे सारी संबंधित जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, जिससे कि पति अपने मैट्रिमोनियल केस को आसानी से लड़ पाएगा और अपना पक्ष मजबूत कर पाएगा और अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा। और साथ ही साथ यदि आपको जानकारी होगी तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप ठगी के भी शिकार नहीं होंगे। तो चलिए, अब इस किताब के माध्यम से जो मैं आपको इंटरिम मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन होता है उस पर किस प्रकार से आपत्ति देनी होती है उसके बारे में बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस लेने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया है और अब पत्नी ने अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए उस मुकदमे में प्रार्थना पत्र दिया है, तो आपको किस प्रकार से ऑब्जेक्शन उस पर लगाना होता है, क्या चीजें लिखनी होती है जिससे कि आप अपनी पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को खारिज करा सके, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ड्राफ्टिंग थोड़ा सा समझाऊंगा जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूत कर सके। तो देखिए, इसमें जो मुख्य चीजें होती है मैं आपको वही बताता चलूंगा, बाकी एक ड्राफ्टिंग में आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपको अपने मुकदमे नंबर लिखना होता है, उसके बाद अपनी पत्नी का नाम, उम्र, पूरा पता बनाम करके आपको अपना नाम, उम्र, पूरा पता लिख देना होता है। उसके बाद आपको एक हेडिंग में लिखना होता है अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र पर। अब आपका जो नाम है उसका आपका नाम लिख के की आपत्ति, जैसे पति का नाम अरुण है तो यहाँ पे हमने लिखा है अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र पर अरुण की आपत्ति। उसके बाद आपको महोदय लिख के एक पैराग्राफ में आपको लिखना होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। निवेदन है कि प्रार्थी का विवाह विपक्षी के साथ दिनांक 14/2/2019 को बिना किसी दान दहेज के संपन्न हुआ था और प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की। विपक्षी जब प्रार्थी के घर से विदा होकर आई तो उसका व्यवहार हम प्रार्थी व हमारे माता पिता के साथ काफी ज्यादा उग्र था। विपक्षी दिन भर फोन से किसी लड़के से बात करती थी। दिनांक 12/4/2020 को मेरे घर के पीछे बागीचे में उमेश नाम के लड़के के साथ अश्लील स्थिति में पकड़ी गई, जिसे मैं, मेरे माता पिता और अन्य गांव के तमाम लोगों ने देखा। मैंने अश्लील स्थिति में मेरी पत्नी व उमेश का फोटो भी लिया जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
जब ये बात चारों तरफ फैल गई तो विपक्षी खुद अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली गई और बाद में प्रार्थी ने क्रूरता व व्यभिचारता के आधार पर विवाह विच्छेद का मुकदमा भी दायर किया है, जो न्यायालय में अभी विचारणीय है। जब विपक्षी को विवाह विच्छेद का नोटिस प्राप्त हुआ तो उसने प्रार्थी व प्रार्थी के माता पिता पर झूठा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया व भरण पोषण का वाद मेरे विरुद्ध दायर कर दिया। विपक्षी खुद के साथ नहीं रहना चाहती है और उसका व्यवहार प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रूर है और वो व्यभिचारता में लिप्त है। विपक्षी बीएड की है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, जहां से उसे 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी भी मिलती है। इन सब आधारों पे विपक्षी किसी प्रकार से कोई भरण पोषण पाने की हकदार नहीं रहती है। तो ऐसे में विपक्षी का जो अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र है वो खारिज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि उक्त आधारों पे विपक्षी के अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र को खारिज करने की कृपा की जाए। प्रार्थी अरुण कुमार, प्रतिवादी, और दिनांक लिख के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। तो देखिए, ये जो मैंने एक ड्राफ्टिंग का एग्जाम्पल आपको बताया, इसमें क्या चीज़ें मैं आपको बताया वो थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसा मैंने यहाँ पे 2 ग्राउंड ऐसे बनाए हैं जिससे कि कोई पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। जैसे जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है, इस वजह से भरण पोषण नहीं पाएगी। दूसरा, वो कमा रही है तो ऐसे में वो भरण पोषण नहीं पाएगी। तो जब भी आपकी पत्नी जो है वो इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र देती है तो यहाँ पे आपको जो आप उसमें आपत्ति लगाएंगे उसमें आपको ऐसे ग्राउंड बताने होते हैं जिससे कि आपकी जो पत्नी है वो भरण पोषण पाने का हकदार ना रहे और उनका इंट्रीम मेंटेनेंस एप्लीकेशन खारिज हो जाए। तो यहाँ पे आपको, जैसे अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर कमा रही हैं या फिर वो खुद साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तभी आप अपने पत्नी के इंट्रीम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को खारिज करा सकते हैं। बाकी ऐसे आप कुछ भी लिख दें कि पत्नी लड़ाई झगड़ा करके चली गई है, वो मुझे गालियां देती है, खाना नहीं बनाती है, ये सब चीज़ें लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब आप ठोस ग्राउंड बताएंगे कि इस ग्राउंड पे इंट्रीम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को खारिज किया जाए, तभी वो एप्लीकेशन खारिज हो सकता है। तो आशा कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर किसी आप कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।